हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका हाफ चैप्टर पढ़ा दिया था। कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा दिया था, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ा दिया था। आज मैं क्या शुरू करूँगी, इसी चैप्टर में कोशिका भित्ति के बारे में आपको बताऊँगी बेटा। ठीक है, आपको याद ही होगा कि कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाद पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कोशिका भित्ति कहते हैं। जो किस किस में, कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली जो होती है उसके बाहर जो पाए जाने वाली जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? आवरण को, उस बाहर वाले आवरण को क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल बेटा कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता है, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय बृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति, जो शैवाल होते हैं बेटा, उनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनाज व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। मतलब सेलुलोज की भी बनी होती हैं, गैलेक्टेंस की भी बनी होती है, मैनाज व खनिज लवण जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं बेटा। जबकि दूसरे पौधों में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती हैं। और जो और भी पौधे होते हैं उनकी किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती हैं। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। वह इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। क्या होने लगता है? जो सेकेंडरी वॉल होता है उसका क्या होना शुरू हो जाता है? वो बनना प्रारंभ हो जाती है बेटा। ठीक, मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट की बनी सतह होती है। किसकी बनी होती है इसकी सतह? कैल्शियम पैक्टेट की, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रहती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा, ये बेटा याद रखना, आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं। कैसे रहते हैं? आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। आगे क्या है बेटा? अंतः झिल्लिका तंत्र। ठीक, झिल्लीदार अंगक व कार्य संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब हमारी बॉडी है, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके वर्क एक दूसरे से जॉइंट है कि नहीं? वही इसमें कह रहा है कि जिनके कार्य एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, उन्हें अतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःद्रवी जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये इसका डायग्राम यहाँ बना हुआ है, गोल्गी का, जिसे क्या बोलते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लयन का है मतलब लाइसोसोम, रसधानी वैक्यूल अंग आते हैं। सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट व पेरोक्सीसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते। मतलब इसमें देखो, ये तो जो शुरू के मैंने बताए थे, ये तो क्या है? इनके तो अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन अंगों के जो कार्य हैं वो क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए। किस किस के? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, लाइसोसोम के और वैक्यूल के। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सीसोम है, इनके क्या हैं? इन अंगों से संबंधित नहीं होते, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक, आगे क्या है? अंतःद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसमें ये डायग्राम बना हुआ है बेटा, देखो इसमें ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस पोर है, ये क्या है? खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, जहाँ ये डॉट डॉट ये ऐसे रखे हुए, क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है? ये डॉट डॉट जो रखे हुए हैं ये क्या? राइबोसोम है। और जो इसकी ये जो येलो वाली है ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या लगे हुए हैं इस पर? राइबोसोम के डॉट डॉट लगे हुए हैं गोल सर्किल में। ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस तरीके से ये आपका डायग्राम बताया गया। ये जो है इतना बड़ा, ये सारा क्या है? केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ये इसका पोर है केंद्रक का।
ठीक इस तरीके से बेटा। अब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात ये पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नालिका वक्त जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःद्रवीय जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? अंतःद्रवीय जालिका कहते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मतलब इसमें ये कह रहा है जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी कोशिका द्रव्य जो होता है साइटोप्लाज्म होता है उससे चपटे हुए आपस में जुड़े और कैसे थैली युक्त होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, छोटी नालिका जालिका तंत्र में बिखरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम अंतःद्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। क्या चिपके रहते हैं बाहरी सतह पर? राइबोसोम। देखो बेटा जो भी ये राइबोसोम चिपके हुए हैं इसके कि नहीं चिपके हुए हैं, वही इसमें कह रहा है। जिस अंतःद्रवी जालिका की सतह पर ये राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। मतलब जिस पे ये मिलेंगे, जिस पे ये राइबोसोम मिलेंगे जिस सतह पर, उस सतह को हम क्या कहेंगे? खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतःद्रवी जालिका चिकनी लगती है। अब देखो इसमें ये जो यहाँ पर क्या नहीं है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, ये कैसी बताई गई है, यहाँ पर क्या बताया है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चिकनी अंतःद्रवी जालिका है। अतः इसे चिकनी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। मैंने कहा था बेटा क्या कहेंगे इसे? चिकनी अंतःद्रवी जालिका। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रावण में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें खुरदरी अप्रद्रवी जालिका बहु आयात से मिलती है। ये काफ़ी फैली हुई तथा केंद्रक के बाहरी झिल्लिका तक फैली होती हैं। चिकनी अंतःद्रवी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। क्या होते हैं? जो प्राणी होते हैं उसमें क्या लिपिड संश्लेषण, मतलब लिपिड सिंथेसिस का इनका मुख्य स्थल होता है। लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकने अंतःद्रवी जालिका में होते हैं। जो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं वो कहाँ होते हैं? जो चिकने जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें होते हैं। अब किसके बारे में इसमें बेटा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में है। ठीक है, गोल्जी उपकरण जो होता है उसके बारे में है, जो आपके इसमें देखो ये पीछे आपकी बुक में ये डायग्राम भी दिया है, गोल्जी उपकरण लिखा है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है बेटा। अब इसमें क्या कह रहा है? कैमिलो गोल्जी कौन थे साइंटिस्ट? कैमिलो गोल्जी 1898 ने पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिका संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्गी काय कहा गया। किसमें देखी थी? तंत्रिका कोशिका में सबसे पहले उन्होंने देखी। यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। यह एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे जालिकाएं कहते हैं। गोल्गी काय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड केंद्रक के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिनमें निर्माणकारी सतह उन्नतोदर सिस व परिपक्व सतह उत्तला अवतल ट्रांस होती है। अंगक सिस व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होते हैं, लेकिन आपस में जुड़े हुए रहते हैं। गोल्गी काय का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर, इसको जो द्रव होता है उसको संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रावण करना है। संवेष्टित द्रव अंतःप्रद्रवी जालिका से पुटिका के रूप में गोल्गी काय के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोल्गी काय को अंतःद्रवी जालिका से निकटतम संबंध है। मतलब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये किससे लगा होता है? जो गोल्गी बॉडी से लगा होता है, या गोल्गी बॉडी कहें तो किससे लगी होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही होती है, ये इसमें कह रहा है। अंतःद्रवी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अभी मैंने पीछे बताया था, इन पर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम ये लगे हुए हैं, और राइबोसोम लगे हो तो इस पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या
वर्क हो रहा है, मतलब इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्या होती है? जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो यहीं पर होता है राइबोसोम के द्वारा, जो गोल्जी काय के ट्रांसश्रेय से निकलने के पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का प्रमुख स्थल है। कौन? जो गोल्जी काय है ये किसका निर्माण करती है? ग्लाइकोप्रोटीन का व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, या साइंटिस्ट का नाम पूछ लेंगे, ये सब चीज़ें क्या है इसमें इम्पोर्टेंट है। तो वही ये भी पूछा जा सकता है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो किसके पास स्थित होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। और इसमें जो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है। और गोल्जी काय का क्या काम है? ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का बनाना। अब है लयन काय, लाइसोसोम जिसे बोलते हैं। ये झिल्ली पुटिका संरचना होती है जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में बनते हैं। कहाँ बनते हैं ये? जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें बनते हैं। पृथकीकृत लयन काय पुटिकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेसेस, प्रोटोएसेस व कार्बोहाइड्रेजेस मिलते हैं। ये इसमें क्या है? ये इसका वर्क है। जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? जब अम्लीय परिस्थितियाँ होती हैं तो ये क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम हैं। मतलब जो लाइसोसोम है इसका काम कहाँ होता है? जब डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है तो उसमें इसका मेन रोल होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होती है, लिपिड होती है, न्यूक्लिक एसिड होती है, इसको क्या करता है? पाचन में इनके सक्षम होता है। अब है रसधानी, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वैक्यूल। कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। इसमें पानी, रस उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं हैं भी इसमें मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो किससे? एकल झिल्ली से आवृत होती है उसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में ये कोशिका का 90% स्थान घेरता है। जो पादप कोशिका मतलब जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें कितना स्थान घेरता है? 90% घेरता है बेटा। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टिफेनोप्लास्ट, क्या लिखा है इसमें? टिफेनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। किसमें? अमीबा जो होता है उसमें क्या काम है? ये जो संकुचनशील रसधानी है, जो वैक्यूल होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल जिसे वैक्यूल बोलते हैं इंग्लिश में, ये इसका काम क्या है? अमीबा में एक्सक्रीशन का काम करता है, मतलब उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारी कोशिकाएं जैसे जीभ में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए किया जाता है। अब क्या आगे? सूत्रकणिका, जिसे क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। सूत्रकणिका को जब एक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। मतलब जब तक इसे स्टैन नहीं करेंगे किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, तब तक इसे किसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है। मतलब जितने भी सेल्स होते हैं उनमें क्या, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है उनकी संख्या। यह उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। यह आकृति व आकार में भिन्न होती है। ये तस्त्रीनुमा बेलनाकार आकृति की होती है जो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से 1 माइक्रोमीटर औसत मतलब 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। कैसी होती है? दोहरी झिल्ली युक्त होती है, मतलब डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है इसकी, जिसकी बाहरी झिल्ली व
भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका को दो स्पष्ट जलीय कक्षों में, बाहरी कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। जैसे अब इसमें देखो, ये क्या है, इसका आउटर मेम्ब्रेन है जिसे बाहरी झिल्ली बोला, ये इसकी क्या है, भीतरी झिल्ली जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस तरीके से इसको कितने भागों में इसको डिवाइड किया है, दो भागों में इसकी झिल्ली को डिवाइड किया है, जिसे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थ से भरा होता है, अधात्री कहते हैं। क्या कहते हैं, अधात्री मतलब मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। देखो इसमें ये जो ग्रीन भरा हुआ है, ये क्या है, इनमें सब में ये मैट्रिक्स भरा हुआ, अधात्री जिसे बोलते हैं। बाहरी कला सूत्र कर्णिका की बाहरी सतत सीमा बनाती है। इसकी अंतर झिल्ली कहीं अधात्री की तरफ अंतर्बलन बनाती है, जिसे क्रिस्टी, एक वचन में क्रिस्टो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक वचन में क्रिस्टो, और वैसे क्या होती है, क्रिस्टी। जो ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है क्या है, ये जो योगरी हुई है, इसको हमने क्या कहा है, इसमें क्रिस्टी कहा गया है। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। इसके दोनों झिल्लियों में इनमें से संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं, जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित हैं। सूत्रकणिका का बाह्यवी शोषण से संबंध है। किससे, बाह्यवी शोषण से संबंध होता है, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। जो इनमें जो कोशिकीय ऊर्जा होती है, जो सेलुलर एनर्जी होती है, वो किसके रूप में उत्पादित होती है, एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं। मतलब बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। सूत्रकणिका के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए कैसा होता है, एकल मतलब सिंगल स्टैंडर्ड, क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है इसमें। व आरएनए राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। जो राइबोसोम इसमें होता है वो कितने का होता है, 70S टाइप होता है। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती, किसके द्वारा होती है, विखंडन द्वारा विभाजित होती है। ठीक। अब इसमें आगे क्या लिखा है, प्लास्टिड, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, प्लास्टिड को लवक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, लवक। लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे युग्लिना में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं ये लवक, युग्लिना में मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ठीक बेटा। अब क्या कह रहा है, हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक कैरोटीनॉइड, क्या होता है, कैरोटीनॉइड वर्णक मिलता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। वर्णी लवकों में वसा, विलय, कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें वर्णक, कैरोटीनॉइड वर्णक, जैसे कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है। ठीक है। इनके कारण क्या होता है, पादपों में पीले, नारंगी, लाल रंग दिखाई पड़ते हैं प्लांट्स में। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, जैसे आलू। तेल लवक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पर्ण जो मध्योतक कोशिकाएं होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार के अंगक होते हैं, जो विभिन्न लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है, जैसे प्रत्येक कोशिका में एक
क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल से 20 से 40 प्रति कोशिका पर्णमध्योतक कोशिका हो सकती है। सूत्रकणिका की तरह हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? ये डबल लेयर्ड होते हैं। उपरोक्त दो में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। हरित लवक के अंतर झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पिटिका क्या कहते हैं? पिटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पिटिका को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रोमा कहते हैं। पिटिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है जिसे थैलेकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेकॉइड। ये जो है ये क्या है? ये थैलेकॉइड है। थैलेकॉइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं। देखो ये हैं सारे सिक्के जैसे ढेर हैं इसमें, जिसे ग्रेना एक वचन में ग्रेनम या अंतःग्रेना थैलेकॉइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली-नुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थैलेकॉइड को जोड़ती हैं उसे पिटिका पटलिकाएं कहते हैं। जो इसमें ये बनी है पिटिका पटलिका वो कह रहा है इसमें। थैलेकॉइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे होती है। इसे अवकाशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकाशिका। हरित लवक की पिटिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इनमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु व राइबोसोम मिलते हैं। हरित लवक थैलेकॉइड में उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं हरित लवक? जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ होगा? थैलेकॉइड में प्रेजेंट होते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S कोशिका द्रव्य राइबोसोम 80S से छोटा होता है। अब है राइबोसोम। जॉर्ज पैलेड 1953 ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा संगन कणिका में संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। जो राइबोसोम है वो किसके बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। यूकैरियोट्स राइबोसोम 18S जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें कैसे होते हैं? 18S राइबोसोम होते हैं और प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में उप इकाइयां बड़ी व छोटी उप इकाई होती है। यहाँ पर S शेडवर्ग इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अवरोध रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों 70S व 80S राइबोसोम दो उप इकाइयों से बना होता है। अब क्या है? साइटोपंजर, जिसे क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन कहेंगे। प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे आंतरिक सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। जैसे इसमें देखो राइबोसोम के इसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये राइबोसोम है। इसमें देखो इसमें क्या दिखा रहा है? ये बड़ी उप इकाई है। ये कौन सी है? छोटी उप इकाई है। जैसे इसमें ये क्या है? छोटी उप इकाई है। ये कौन सी है? बड़ी उप इकाई है। इसमें ये बोल रहा है ये मतलब स्मॉल सब यूनिट है। ये कैसी है? लार्ज सब यूनिट है। बस इसमें ये कह रहा है बेटा। बस बेटा आज की क्लास में यहीं तक रखती हूँ। अब आगे की क्लास को मैं कल कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू वेरी मच।